हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आज के लेक्चर में हम फिर से स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे और आज के लेक्चर में हम फिर से दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक रहेगा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और दूसरा रहेगा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये इस मॉड्यूल के रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड रहेगा। अगर इसका प्रैक्टिस सेट 1 और 2 आपने अभी तक नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको इसके दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद ओवर क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चांस। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम डील कर रहे होते हैं चांसेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चांस। अब प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड आपको 2-3 टर्म्स याद रखनी है क्योंकि ये बार बार यूज होने वाली टर्म्स हैं। पहली टर्म है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का सिंपल मतलब है कोई भी ऑपरेशन जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होगा। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, कॉइन को टॉस करने के बाद मेरे आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। सो आई कैन से दैट टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। वाई टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट? बिकॉज जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं इसका एक वेल डिफाइंड आउटकम आ रहा है। दूसरी टर्म जो कि आपको याद रखनी है, आपको पता होनी चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है एस से। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैं यहां पे लिखूंगा शॉर्ट में टोटल आउटकम्स। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसके टोटल आउटकम्स को ही हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। एज एन एग्जाम्पल, अगर हमने कॉइन को टॉस कर लिया, यहां पे टोटल आउटकम्स क्या आ रहे हैं? या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। तो टॉसिंग अ कॉइन के टाइम पे हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? हेड कॉमा टेल। लाइकवाइज अगर मैं एक डाई को थ्रो करूंगा, क्योंकि हमें पता है डाई में 6 फेसेस होते हैं, तो उसमें नंबरिंग कहां से कहां तक होती है? 1 से लेके 6 तक। 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैं एक डाई को थ्रो करूंगा तो उस टाइम पे मेरा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? 1 to 6। ये पॉइंट भी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज एन इवेंट। इवेंट आप सिंपली याद रखोगे, ये होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस का ही क्या होता है? सबसेट होता है। मैं आपको अभी ये चीज समझाऊंगा एग्जाम्पल से। एक और टर्म जो कि आपको याद रखनी है, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है वो वाले आउटकम्स जो कि आपके इवेंट को फेवर कर रहे होते हैं। फिर से मैं सेम एग्जांपल दूंगा। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, इस टाइम पे हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब यहां पे मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दो टेल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। यहां पे हमारा इवेंट क्या बन रहा है? टेल। तो मैं देखूंगा हमारे सैंपल स्पेस में फेवरेबल आउटकम्स क्या है, कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो कि मेरे इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस जो कि मेरे इवेंट को फेवर कर रहा है, तो मैं लिखूंगा 1 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2, ऐसे करके। सो यहां से आपको एक और चीज समझ में आ रही होगी, दैट इज अगर मैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहूंगा, वो होता है बराबर फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स।
तो होपफुली ये सारे बेसिक पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू डैश एंड लेस और इक्वल टू डैश। आपको बताना है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 1। एज इट इज आप ये पॉइंट याद रखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 0,1। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है 0% चांसेस के, लाइकवाइज 1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है 100% चांसेस को, और बीच वाला कोई भी वैल्यू लेट अस से अगर मैं लूंगा 0.4, इसका मतलब हो गया किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं 40%। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। और अगर किसी भी इवेंट के चांसेस कितने होंगे 0%, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। इनकी एग्जांपल्स हम आगे करेंगे तब जाके आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। आपको बताना है सैंपल स्पेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे। मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर समझाने की कोशिश कर लेता हूं। आपको याद रखना है जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, आपको देखना होता है कि उसमें कितने आउटकम्स हैं। जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको देखना है कि उसमें कितने आउटकम्स हैं। रेज्ड पावर आप लिखोगे, आप उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट कर रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स दैट एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड। और अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, हमें इतना पता है कॉइन को टॉस करने के टाइम पे आउटकम्स कितने होंगे हमारे 2, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। और इस वाली एग्जांपल में हमें कॉइन को कितनी बार टॉस करना पड़ रहा है, 3 बार, तो रेज्ड पावर क्या आ जाएगा 3। सो 2 रेज्ड पावर 3 अगर हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन। हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। हमें इन सारे के सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शंस नहीं है, दे आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन। हम इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सैंपल स्पेस। क्योंकि हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा बन जाएगा सैंपल स्पेस। अब हमें क्या निकालना है, पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। आप देखोगे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके इवेंट को फेवर कर रहे हैं, यानी कि कितने प्राइम नंबर्स हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। 3/6 अगर हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1/2। सो पहले पार्ट का आंसर क्या रहेगा 1/2। अब अगर हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 3। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 3। इक्वलिटी साइन भी आ रहा है। सो वो किसके बराबर आ जाएगा, हम देखेंगे हमारे सैंपल स्पेस में कितने ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं जो कि 3 या 3 से बड़े हैं। 3 4 5 एंड 6। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। सो सेकंड पार्ट का आंसर क्या बनेगा 2/3। लाइकवाइज अगर हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस और इक्वल टू 1। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस नंबर की जो कि क्या होगा लेस और इक्वल टू 1। सो वो किसके बराबर आ जाएगा, हमें देखना है सैंपल स्पेस में फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं। 1 इज द ओनली फेवरेबल आउटकम ओवर हियर, क्योंकि इक्वलिटी साइन भी आ रहा है। तो 6 में से एक फेवरेबल आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1/6।
अब अगर मैं पार्ट 4 के बारे में यहां पे आपको बताऊंगा, इसमें हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर मोर देन 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर मोर देन मतलब हो गया ग्रेटर देन 6। आप देखो हमारे सैंपल स्पेस में कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि ग्रेटर देन 6 हैं, कोई भी नहीं, तो फेवरेबल आउटकम्स है 0 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। सो इसका आंसर क्या बनेगा 0। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब आप मुझे बताओगे 5th पार्ट का जो आंसर है ना, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 6। इसकी प्रोबेबिलिटी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। हम 3 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी किसकी, एट मोस्ट 2 टेल्स की। मैं आपको एग्जांपल से ही प्रॉपरली समझाऊंगा। हमें 3 कॉइन्स को टॉस करना है। लेट दिस बी ओवर कॉइन नंबर 1, दिस बी ओवर कॉइन नंबर 2, दिस बी ओवर कॉइन नंबर 3। यहां पे मैं सैंपल स्पेस निकालूंगा। कॉइन 1 में आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। सेकेंड कॉइन में भी या तो आउटकम हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। थर्ड में भी या तो आउटपुट हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब अगर मैं सैंपल स्पेस देखूंगा, सैंपल स्पेस में क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन जाएगी। पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड और तीसरे में भी हेड। तो हेड हेड हेड, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी हेड हेड टेल। तीसरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी हेड टेल हेड। चौथी पॉसिबिलिटी बन जाएगी हेड टेल टेल। पांचवी पॉसिबिलिटी बन जाएगी टेल हेड हेड। लाइकवाइज टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल एंड टेल। दीज आर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि हम 3 कॉइन्स की मदद से बना सकते हैं। आप देखोगे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। कॉइन्स में आउटकम्स कितने होते हैं 2, और कितनी कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं 3 कॉइन्स को, तो रेज्ड पावर क्या आ जाएगा 3। 2 रेज्ड पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। ज्यादा से ज्यादा क्या आनी चाहिए, 2 टेल्स आनी चाहिए। 2 से ज्यादा टेल्स नहीं आनी चाहिए। 2 से ज्यादा टेल्स नहीं आनी चाहिए। 2 से कम कुछ भी आ सकता, 2 भी आ सकते हैं टेल्स, 1 भी आएगा तो भी चलेगा, 0 नंबर टेल्स भी अगर आ जाएंगे तो भी चलेगा। और यहां पे अगर आप देखोगे ओनली दिस इज द कॉम्बिनेशन जहां पे 2 से ज्यादा टेल्स आ रही है, तो खाली ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे इवेंट को फेवर नहीं कर रही है। रेस्ट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस आर फेवरिंग अवर इवेंट। तो मैं बोलूंगा फेवरेबल आउटकम्स कितने बन जाएंगे 7 सॉरी, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 8। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन बॉल्स एंड 3 व्हाइट बॉल्स। एक बैग के अंदर 5 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 3 व्हाइट बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब इस बैग में से हम एक बॉल रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो बॉल हमने इस बैग में से निकाली होगी वो व्हाइट कलर की होगी। सबसे पहले मैं यहां पे देखूंगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग किसके बराबर आ जाएगा, 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 व्हाइट बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी आ जाएंगी 8। लाइकवाइज क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालनी है, मैं देखूंगा यहां पे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है बैग के अंदर, दैट इज 3। अब अगर मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल वो किसके बराबर आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 8। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइसेस,
हम यहाँ पे दो डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन द फर्स्ट डाइस एंड 1 ऑन द सेकंड डाइस. आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि पहले डाइस पे इवन नंबर होगा और दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, 1. ठीक है. अगर मैं यहां पे दो डाइसेस को थ्रो कर रहा हूं, मुझे पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस किसके बराबर आ जाएगा. यहां पे दो डाइसेस को थ्रो किया जा रहा है. एक डाइस पे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6. क्योंकि मैं दो डाइसेस को थ्रो कर रहा हूं, रेज्ड पावर क्या आ जाएगा, 2. दिस विल बी इक्वल टू 36. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां पे कितने बन जाएंगे, 36. अब आप देखोगे कितनी पॉसिबिलिटीज ऐसी है जहां पे पहले डाई पे क्या आ सकता है, इवन नंबर. अगर मैं 1 वाली सारी की सारी कॉम्बिनेशन देखूंगा ना, 1,1, 1,2 ऐसे करके अप टू 1,6, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कंसिडर नहीं होगी. क्यों? क्योंकि पहले डाई पे इवन नंबर नहीं आ रहा है. लाइकवाइज अगर मैं 3,1 से 3,6 तक कोई भी कॉम्बिनेशन लूंगा, वो भी हमारे फेवरेबल आउटकम्स नहीं है. सेम तरीके से 5,1 से लेके 5,6 तक कोई भी हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है, क्योंकि इन पे पहले डाई पे इवन नंबर नहीं आ रहा है. तो बचा क्या यहां पे, 2,1 से लेके 2,6 तक. फिर बचा यहां पे और 4,1 से 4,6 तक. एक सेकेंड. और बचा यहां पे 6,1 से लेके 6,6 तक. इन सारी पॉसिबिलिटीज में पहले डाई पे क्या आ रहा है, इवन नंबर. अब आप देखोगे कितनी पॉसिबिलिटीज ऐसी है जहां पे दूसरे डाई पे 1 आ रहा है. खाली ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी. सो अगर मैं इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 ओनली, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36. इसको कैंसिलेशन करेंगे 3 से, 1s आर एंड 12s आर. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. मिस्टर एक्स रोल्ड 2 डाइसेस टुगेदर. मिस्टर एक्स ने क्या किया, दो डाइस को थ्रो कर लिया एट अ टाइम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डाइस showed the multiple of 3 and second dice showed an even number. आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि पहले नंबर पे, पहले डाई पे मल्टीपल ऑफ 3 आएगा और दूसरे डाई पे एक इवन नंबर आएगा. ठीक है. फिर से आप देखो यहां पे सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस रादर अगर मैं निकालूंगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, अगेन हम दो डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं, सो वो आ जाएगा 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36. ये हमारे क्या बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब आप देखोगे कितनी पॉसिबिलिटीज ऐसी है जहां पे पहले डाई पे क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3. अगर मैं लिखूंगा 1,1, क्या पहले डाई पे मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, नो. अगर मैं लिखूंगा 1,2, क्या पहले डाई पे मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, नो. तो 1 वाली कॉम्बिनेशन सारी कट हो जाएगी. अगर मैं देखूंगा 2,1 से लेके 2,6 तक, क्या पहले डाई पे मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, द आंसर इज नो. ये सारी कॉम्बिनेशन भी खत्म हो जाएगी. 3,1 से लेके 3,6 तक फिलहाल के लिए ये हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं, बिकॉज पहले डाई पे क्या आ रहा है, 3,1, 3,2, 3,3, हर बार पहले डाई पे मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है. 4,1 से लेके 4,6 तक सारी पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज पहले डाई पे मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आ रहा है. 5,1 के केस में भी सारी पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो जाएगी. और 6,1 से लेके 6,6 तक ये सारी पॉसिबिलिटीज फिलहाल के लिए तो हमें कंसिडर करनी है, बिकॉज पहले डाई पे क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 है ना. तो ये 12 पॉसिबिलिटीज यहां पे बन रही है. अब दूसरे डाई पे क्या आना चाहिए, सेकंड डाई शोड इवन नंबर. सेकंड डाई पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर. 3,1 तो इवन नंबर नहीं है. 3,2 पहले डाई पे मल्टीपल ऑफ 3 और 2 एक इवन नंबर है. 3,4 भी आ जाएगा और 3,6 आ जाएगा. आप देखोगे पहले डाई पे क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 और दूसरे डाई पे क्या आ रहा है, इवन नंबर. लाइकवाइज 6,2 आ जाएगा, 6,4 आ जाएगा एंड 6,6 आ जाएगा, जहां पे पहले डाई पे क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 और दूसरे डाई पे क्या आ रहा है, इवन नंबर. तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है यहां पे, इफ यू काउंट इट 1 2 3 4 5 6. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36. कैंसिलेशन करेंगे, 6 1s आर 6, 6 6s आर 36. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी.
Let's move to our next question. If one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, 52 कार्ड्स में से हम रैंडमली एक कार्ड को निकाल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो कार्ड हमने इस डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से निकाला होगा वो एक एस होगा। तो आप सबको पता होगी नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होते हैं इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वो होते हैं 4, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो बस निकला हमारा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अगर मैं निकालूंगा वो आ जाएगा बराबर फेवरेबल आउटकम्स हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 52। कैंसिलेशन करेंगे 1 जार एंड ये 13 जार कटेगा। सो क्वेश्चन नंबर ये जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कार्ड्स बियरिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर प्लेस्ड इन अ बैग। A card is taken out from the bag without looking into the bag at random. What is the probability of getting any vowel bearing card? हमने सिंपली क्या किया है, कुछ कार्ड्स लिए हैं और इन कार्ड्स पे क्या लिखा गया है, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स M A T H ऐसे करते करते मैथमेटिक्स वर्ड के सारे लेटर्स हमने इन कार्ड्स पे लिखे हैं। फिर इन्हीं सारे के सारे कार्ड्स को एक बैग के अंदर डाला गया है और फिर हमने रैंडमली इस बैग में से एक कार्ड को निकाला बाहर। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो हमने कार्ड इस बैग में से निकाला वो एक वॉवेल बियरिंग कार्ड होगा, यानी कि उस पर एक वॉवेल लेटर होगा। यह भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर मैं देखूंगा नंबर ऑफ लेटर्स इन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ लेटर्स इन मैथमेटिक्स कितने आ रहे हैं 11, आप इनको काउंट भी कर सकते हो। एंड नंबर ऑफ वॉवेल्स इसमें कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स इसमें आ रहे हैं 4। ए आ रहा है, ई आ रहा है, ए दूसरी बार आ रहा है और आई आ रहा है। सो अगर मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहां पे निकालूंगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 11। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल आर अरेंज्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वॉवेल्स में ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। हमने आर्टिकल वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनको रैंडमली हमने डाल दिया, अरेंज कर दिया। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वॉवेल्स इवन प्लेसेस पे होंगे। आर्टिकल वर्ड में टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं आप इनको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहां पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7। आपको सबसे पहले देखना है कि यहां पे कितने अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं। आप देखो ये जो प्लेस है ना, इसमें मैं टोटल अरेंजमेंट्स कितने डाल सकता हूं। यहां पे आई कैन पुट एनी लेटर, ए भी डाल सकता हूं, आर भी डाल सकता हूं, टी भी डाल सकता हूं, आई सी एल ई कुछ भी डाल सकता हूं। यहां पे 7 पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। लेटर से अगर मैंने यहां पे ए डाल दिया, अब इस पोजीशन पे मैं कितने लेटर्स डाल सकता हूं, 6 में से कोई सा भी लेटर। यहां पे 5 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, 4 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी और 1 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। सो अगर मैं देखूंगा टोटल आउटकम्स यहां पे कितने बन जाएंगे, 7 फैक्टोरियल। नेक्स्ट अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो वॉवेल्स होंगे वो किस प्लेस पे होने चाहिए, इवन प्लेस पे। इवन प्लेस यहां पे कौन कौन सी आती है, दिस इज द सेकंड प्लेस, दिस इज द फोर्थ प्लेस एंड दिस इज द सिक्स्थ प्लेस। दीज आर द इवन प्लेसेस। और आप देखोगे आर्टिकल वर्ड में कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, ए आ रहा है, हो गया 1 वॉवेल, आई आ रहा है दूसरा वॉवेल और ई आ रहा है तीसरा वॉवेल। तो इस प्लेस पे मैं इन 3 वॉवेल्स में से कोई सा भी वॉवेल डाल सकता हूं। तो यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी और यहां पे 1 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। यह हो गया इवन को फिल करने के लिए पॉसिबिलिटीज। और ऑड लेटर्स को फिल अप करने के लिए यहां पे मैं क्या डाल सकता हूं, बाकी बचे हुए 4 में से कोई सा भी लेटर डाल सकता हूं। यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, 3 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज और 1 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं निकालूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी,
वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। इवन प्लेसेस पे वॉवेल्स को डालने के लिए 3 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज है, और ऑड प्लेसेस पे बाकी लेटर्स को डालने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 7 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। मैं यहां पे लिखूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। दिस विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है बराबर 6 इंटू 4 फैक्टोरियल में फिलहाल के लिए एज इट इज रखूंगा, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपैंड करूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। कैंसिलेशन कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 और 6 आपस में कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 7 5 35। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। तो होपफुली प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहां से हम दूसरे टॉपिक की शुरुआत करेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन अ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय डैश एंड देयर एब्सेंस इज डिनोटेड बाय डैश। सबसे पहला पॉइंट आपको जो पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की लिटरल मीनिंग आती है क्वालिटी, क्वालिटी, ठीक है, जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर पाते हैं। ये क्वालिटी किसी इंडिविजुअल के अंदर हो सकती है। अगर ये क्वालिटी किसी इंडिविजुअल के अंदर होगी तो उसको हम डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से, लाइक ABC से। और अगर ये क्वालिटी किसी इंडिविजुअल के अंदर नहीं होगी, किसी पॉपुलेशन के अंदर नहीं होगी, तो उसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक अल्फाबेट से, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन देमसेल्व्स आर कॉल्ड डैश एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस असाइन्ड टू देम आर कॉल्ड डैश which are denoted by bracketing the class symbol। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अपने आप में ही डिफरेंट क्लासेस बन जाते हैं, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन दैट पर्टिकुलर क्लास, उसको क्या बोला जाता है, क्लास फ्रीक्वेंसी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ क्लास रिप्रेजेंटेड बाय एन एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ डैश ऑर्डर। अगर एक क्लास के अंदर एन एट्रीब्यूट्स होंगे तो हम बोलते हैं इस क्लास का ऑर्डर क्या है, nth ऑर्डर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्लास लूंगा कुछ इस तरीके से AB, इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, 2, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज सेकेंड ऑर्डर क्लास। लाइकवाइज अगर मैं ऐसे लिखूंगा अल्फा बीटा ए, इस क्लास के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, 3, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज थर्ड ऑर्डर क्लास, ठीक है। लाइकवाइज अगर किसी क्लास के अंदर n एट्रीब्यूट्स होंगे तो मैं बोल सकता हूं ये क्या है, nth ऑर्डर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्लासेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर और नोन एज। आपको बताना है क्लासेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर को क्या बोला जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अल्टीमेट क्लासेस, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ एज इट इज याद रखोगे, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। चलो ये भी हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। मैं यहां पे 2x2 कंटेंजेंसी टेबल ड्रॉ करूंगा। ये आ जाएगा A, अल्फा, B, बीटा, ठीक है। इस सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, AB, अल्फा B, A बीटा, अल्फा बीटा। इस सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां पे A आ रहा है, यहां पे अल्फा आ रहा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे बचेगा B, यहां पे बीटा, यहां पे A और यहां पे अल्फा।
आप देखोगे हाईएस्ट ऑर्डर क्लासेस यहां पे कौन सी है, यहां पे दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो दीज आर द क्लासेस जिनका क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर। और इन्हीं हाईएस्ट ऑर्डर क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट क्लासेस। ठीक है। और लेट अस से अगर मैं लिखूंगा यहां पे ए बी इज इक्वल टू 30, मींस ए बी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 30। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज किसके बराबर होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 2n। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं दो एट्रीब्यूट्स लूंगा a, b, यानी कि n का वैल्यू इस वाली एग्जांपल में कितना आ रहा है, 2, तो यहां पे अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी बन जाएगी, 2 विच इज इक्वल टू 4। और वो चार अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कौन सी बनेगी, ए बी, लाइकवाइज ए बीटा, यहां पे आ जाएगा अल्फा बी एंड अल्फा बीटा। इससे पहले वाला कंटेंजेंसी टेबल आप चेक कर लेना, वहां पे आपको यही चार अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज बन जाएगी इन केस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द गिवन सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ नन ऑफ देम इज। हम बोलते हैं गिवन सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज कंसिस्टेंट है अगर उसमें एक भी फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होगी, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हमें यहां पे n का वैल्यू दिया गया है बराबर 2000, a का वैल्यू दिया गया है बराबर 1500, b इज इक्वल टू 100 एंड ए बी इज इक्वल टू 350। आपको बताना है ये डेटा क्या है, इज इट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्योंकि खाली दो एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, मैं यहां पे लिखूंगा a अल्फा, यहां से क्या लिखूंगा b बीटा। कंटिजेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे हम इसका। यहां पे n का वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, n इज इक्वल टू 2000। ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू क्या दिया गया है बराबर 350। यहां पे आ जाएगा a अल्फा b बीटा, दिस विल बी ओवर अल्फा b, दिस विल बी ओवर a बीटा, दिस विल बी ओवर अल्फा बीटा। इसका वैल्यू दिया गया है बराबर 350। और अगर आप देखोगे b का वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, 100। तो 350 को मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 100 बन जाए, 350 को मुझे -250 करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, 100 बनेगा। लेकिन यहां पे नंबर क्या आया, माइनस में आया, सो आई कैन से दैट ये जो गिवन डेटा है दिस इज इनकंसिस्टेंट। हम कब बोलते हैं हमारी क्लास फ्रीक्वेंसीज इनकंसिस्टेंट है, अगर उसमें एक भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। यहां पे हमें पहले ही एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई, सो आई कैन से दैट दिस डेटा सेट इज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी डैश इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। हम बोलते हैं दो एट्रीब्यूट्स आपस में क्या है, अगर उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इन दैट सिनेरियो टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ फॉर एनी टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, हमें यहां पे एक रिलेशन देखे हैं, ए बी बाई बी इज लेस देन ए बीटा बाई बीटा। आपको बताना है ये दो एट्रीब्यूट्स आपस में क्या होंगे। दीज टू एट्रीब्यूट्स विल बी नेगेटिवली एसोसिएटेड। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये कौन सा मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं एज पर प्रपोर्शन मेथड। एज पर प्रपोर्शन मेथड, अगर ए बी बाई बी लेस देन होगा ए बीटा बाई बीटा से, देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दीज टू एट्रीब्यूट्स विल बी नेगेटिवली एसोसिएटेड।
अगर इनके बीच में क्या होगा, ग्रेटर देन साइन होगा, तो उस टाइम पे दो एट्रीब्यूट्स आपस में क्या होंगे, पॉजिटिवली एसोसिएटेड। और अगर इनके बीच में क्या होगा, इक्वलिटी साइन होगा, आप मुझे बताओगे उस सिनेरियो में ये दो एट्रीब्यूट्स आपस में क्या होंगे। लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फॉर एनी टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, फिर से एक रिलेशन देखे हैं, ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय एन। आपको बताना है इस सिचुएशन में ये दो एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आपस में क्या होंगे, क्योंकि इक्वलिटी साइन आ रहा है, ये दो एट्रीब्यूट्स आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। और एज पर विच मेथड, एज पर कंपैरिजन मेथड, एज पर कंपैरिजन मेथड। और अगर इनके बीच में क्या होगा, ग्रेटर देन साइन, तो होंगे पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अगर लेस देन साइन होगा तो ये दो एट्रीब्यूट्स आपस में क्या होंगे, नेगेटिवली एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द यूलीज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन लाइज बिटवीन डैश एंड डैश बोथ इंक्लूसिव। आपको बताना है यूलीज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक लाई करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, -1 से लेके +1 तक। ठीक है। और यूलीज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जो है इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, और ये किसके बराबर होता है, ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी डिवाइडेड बाय ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। और अगर Q का वैल्यू किसके बराबर होगा, +1 के बराबर, at that time we say that these two attributes are positively associated. There is a perfect positive association between the attributes. अगर Q का वैल्यू क्या होगा, -1 के बराबर, then we say there is a perfect नेगेटिव एसोसिएशन। और अगर Q का वैल्यू क्या होगा, 0, एट द टाइम वी से दैट दीज टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताओगे। होप यू लाइक द सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन, और नीचे आप कमेंट करो कि आपका स्कोर कितना रहा। ये अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे कि आपके कितने इसमें से सही हो रहे हैं। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।